हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घाट पर। हम लोग मध्य प्रदेश हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश जीएस चला रहे हैं और ये हमारे एमपी जीएस का जो थर्ड क्लास है। और इसमें जो है थर्ड क्लास में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ। आपको पता है कि आज से स्वतंत्रता पूर्व क्या होता था। स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ रियासतें हुआ करती थी और रियासतों के बाद फिर ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश शासन ने उनको हथियाना शुरू किया और लॉर्ड डलहौजी की चाहे हड़प नीति हो, है ना, जिसके माध्यम से विभिन्न रियासतों को जो है तो हड़पा गया, अपने अंतर्गत लाया गया, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत लाया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो जाता है और वहाँ से हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन प्रारंभ होता है। तो हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व हमारे मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन था, क्या था, और स्वतंत्रता के पश्चात हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन लाए गए। तो ये क्लास आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं अगर, और उसके अलावा आप एफएसयू की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जीएस का ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व की बात करें तो ब्रिटिश शासन आया और हमारे स्वतंत्रता से पूर्व हमारे मध्य प्रदेश की कुल 79 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 79 रियासतें थीं। और इन रियासतों में से जब ब्रिटिश शासन आया तो 1853 में इन्होंने क्या किया? नागपुर को अपने अधीन कर लिया। नागपुर को अपने अधीन कर लिया और इस नागपुर का नाम 1861 में 1861 में क्या रख दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस, है ना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस जो है किस क्षेत्र का नाम है, या इसको किस वर्ष सेंट्रल प्रोविंस लाया गया, इसका नामकरण किया गया। तो सेंट्रल प्रोविंस 1861। और एक और है 1936। 1936 में इस सेंट्रल प्रोविंस के साथ साथ बरार क्षेत्र जोड़ा गया। हालांकि अभी हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जब 1936 में बरार क्षेत्र जोड़ा गया तो इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, है ना। फिर 15 अगस्त 1947 आता है। देसी रियासतें जो 79 थी उनको जो है तो मध्य प्रदेश के रूप में विभाजित किया जाता है और संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी और पार्ट डी। तो हम समझेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्ट का हिस्सा था मध्य प्रदेश हमारा, और फिर 1947-1956 तक ये पार्ट रहते हैं। और 1956 के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके बाद 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का पुनः पुनर्गठन होता है और फिर ये विभाजित हो जाता है जिलों और संभाग में। फिर वर्ष 2000 का समय आता है और 2000 में हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है 1 नवंबर 2000 को। और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग बने, उनकी क्या स्थिति थी, इसको हम आगे अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आगे देखें तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। ये 1947 से 1956 के बीच का है ना। 1947 से 1956 के मध्य प्रदेश की स्थिति है ये। तो आपको पता है कि मैंने बताया पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में इसको बांटा गया था। टोटल पार्ट 4 थे, इसके अलावा पार्ट डी भी था, लेकिन डी जो है उसका हिस्सा मध्य प्रदेश नहीं था। अब पार्ट सी जो था इसमें क्या आता था? संपूर्ण विंध्य प्रदेश आता था। संपूर्ण विंध्य प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं रीवा, पन्ना, सतना, है ना, छतरपुर, ये हमारा विंध्य प्रदेश था। पार्ट ए जो था वो नीचे वाला था, इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा सेंट्रल प्रोविंस है सीपी, और ये हमारा बरार, जिसे 1936 में बरार को जोड़ा गया और सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया था नागपुर को एक करने के बाद 1861 में। तो इसे रखा गया था पार्ट ए में। पार्ट ए में छत्तीसगढ़ भी आता था और ये पूरा क्षेत्र आता था बरार और सीपी। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो था वो आपके पूरे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग था और उत्तर पश्चिम भाग था। तो ये हो गया पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे हम पार्ट बी के नाम से विभाजित किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये कब तक की स्थिति है? ये 1947, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1947 से 1956 के बीच की स्थिति है भाई साहब। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट ए है, आपको मैं बताया था कि पार्ट ए। अब पार्ट ए में सीपी एंड बरार थे, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते हैं। इसके अलावा इसी पार्ट में छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। इसी पार्ट में महाकौशल, जो जबलपुर वाला क्षेत्र था, वो भी रखा गया था। अब इसकी राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है
कि पार्ट ए के जो सीएम बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। ये आपका मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला भाग है। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या था, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम मध्य भारत है, उसकी रियासतों को शामिल किया गया था और पार्ट बी बनाया गया था। इसकी राजधानी थी आपकी ग्वालियर और इंदौर। तो इसकी दो राजधानियां थी, एक ग्वालियर थी और एक इंदौर थी। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे सर? तो इसके मुख्यमंत्री थे आपके लीलाधर सेठ, है ना। और उसके बाद पार्ट सी भी एक बनाया गया था, पार्ट सी, जो कि कहाँ का क्षेत्र था? संपूर्ण विंध्य प्रांत इसमें शामिल किया गया था। स्वाभाविक सी बात है कि विंध्य प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण शहर आपका रीवा था और इसे रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया था। और इसके जो पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? आपके पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके सीएम बनाए गए थे। तो अभी तक में हमने देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका जो दक्षिण वाला भाग था, पार्ट बी जो आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाला भाग था, और पार्ट सी जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है विंध्य प्रांत, उसका भाग बनाया गया था, है ना। उसके बाद आगे की स्थिति अगर समझेंगे तो आगे क्या है, आगे आप देखेंगे स्वतंत्र भोपाल रियासत, एक ऐसी रियासत भी थी जिसको विलय नहीं किया गया था तत्कालीन स्वतंत्र भारत में। तो इसे जो है तो 1 जून 1949 को पार्ट सी के अंतर्गत ही शामिल किया गया था। आपको बता दूं कि इसके जो अंतिम रियासतदार थे, जो नवाब थे, आपको पता है भोपाल में नवाबों का शासन था, और मोहम्मद हमीदुल्ला कौन थे? मोहम्मद, ये प्रश्न बनता है कि रियासत का विलय के समय यहाँ के नवाब कौन थे? तो प्रश्न उत्तर क्या है? मोहम्मद हमीदुल्ला। हमीदुल्ला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे जिन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय किया। हस्ताक्षर कब हुए थे? हस्ताक्षर पहले हुए थे, इसको शामिल किया गया था 1 जून को, लेकिन हस्ताक्षर हुए थे 30 अप्रैल 1949 को इन्होंने हस्ताक्षर किया। और उसके 1 या 1.5 महीने बाद 1 जून 1949 को पार्ट सी में इसको भोपाल रियासत को शामिल कर दिया गया। इसके सीएम कौन थे भाई साहब? इसके सीएम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और स्वतंत्र भोपाल रियासत थी। लेकिन क्या हुआ कि अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे गठित हुआ। तो जब ऐसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में जब बांट दिया गया संपूर्ण भारत को, तो कुछ भाषाई आधार पर जो कुछ लोग थे उन्होंने राज्य पुनर्गठन की मांग की, जिसमें से एक तेलुगु भाषी मित्र थे, एक तेलुगु भाषी जिनका नाम था पोटी श्रीरामल्लू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के मांग की और इन्होंने आमरण अनशन रख दिया। क्या रख दिया भाई साहब? आमरण अनशन। और आमरण अनशन तब तक रखा जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। अब जब इनकी डेथ हो गई तो संपूर्ण भारत में आंदोलन तीव्र हो गए और सरकार द्वारा माना गया कि अब जो है तो राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, और इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। इससे पहले क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर नया गठित कर दिया गया मद्रास राज्य से। लेकिन जब अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी तो हमको जरूरत पड़ी राज्य पुनर्गठन आयोग की। और इसके आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर 1955 को, है ना। 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब हम जानेंगे कि जो फजल अली अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, इसमें और 2 सदस्य भी थे, जिनका नाम क्या था? एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ये प्रश्न आता है, हृदयनाथ कुंजरू ये पहले सदस्य थे। और एक और सदस्य थे जिनका नाम था KM पणिक्कर। तो प्रश्न बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सदस्य कौन नहीं थे। ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा और सदस्य 1 नहीं देगा, तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की संरचना थी और 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने क्या प्रावधान किए, इसने क्या सिफारिश की? तो इन्होंने सिफारिश की कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि पोटी श्रीरामल्लू ने भाषा आधार पर राज्य मांग की थी,
लेकिन इन्होंने बोला कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो जो देश की अखंडता है, देश की जो यूनिटी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्र की सुरक्षा, वित्तीय आवश्यकता और पंचवर्षीय योजना के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसे राज्यों को गठित करो, ऐसे निर्माण करो कि पंचवर्षीय योजना करने में हमको आसानी हो। और इसको जो है तो ABCD जो पार्ट बटे थे 1947 से 1946 तक, इसको कितने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की सिफारिश इन्होंने की। अब क्या होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों का पुनर्गठन करना है, संसद के समक्ष विधेयक लाया जाएगा और इसी के लिए एक बिल लाया गया और वो बन गया क्या, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। और इन्होंने जो शर्तें रखी थी, जो सिफारिशें रखी थी, उसको थोड़ा सा संशोधन करके लागू कर दिया गया और बनाया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपको ये याद रखना है कि जो फजल अली थे उन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही थी। जो संसद में कितने राज्यों का गठन की बात कही गई, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को में बांटा गया था, संपूर्ण मध्य प्रदेश को, जो 4 भाग थे उसके। और इन 14 राज्य में से एक राज्य था अपना मध्य प्रदेश। और ये कौन सी धारा के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9 के तहत इनका गठन किया जाना था। अब हम आगे देखेंगे कि अब राज्यों का गठन किया जाना संभव निर्धारित हो गया कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन होगा। निर्धारित हो गया कि ABCD को हटा करके हम क्या लाएंगे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश लेकर के आएंगे। तो अब मध्य प्रदेश का जो गठन किया जाना था, अब उसमें कुछ क्षेत्र बाहर जाएंगे, कुछ क्षेत्र अंदर आएंगे। तो चूंकि मध्य प्रदेश पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में बटा था, तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो जो हमारे पार्ट A का जो पार्ट था, उसके जो 8 जिले थे, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, इसको जो है तत्कालीन मुंबई राज्य को सौंप दिया गया। उस समय पे महाराष्ट्र का था, मुंबई राज्य था। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। ये बात चल रही है 1956-1955 की। पार्ट बी में क्या परिवर्तन लाया गया, पार्ट बी में जो राजस्थान का जो सिरोंज था उसको विदिशा में शामिल कर दिया गया और मंदसौर का जो सुनील टप्पा था उसको राजस्थान को दे दिया गया। आपको पता है कि मंदसौर राजस्थान की सीमा से लगता है, तो मंदसौर में एक सुनील टप्पा स्थान था, उसको दे दिया गया राजस्थान को। और राजस्थान में एक सिरोंज तहसील थी जिसको शामिल कर लिया गया अपने विदिशा में। तो इस तरह से लेन देन हुआ। अब पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ कुछ परिवर्तन करके एक राज्य बना जिसको बोलते हैं हम मध्य प्रदेश। और ये कब बना, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले बनाए गए। 7 संभाग और 43 जिले बनाए गए। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल बनाया गया। ये कौन सा हो जाएगा, 44वां जिला हो जाएगा। और राजनांदगांव, अभी वर्तमान में हालांकि छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चला गया, तो राजनांदगांव बनाया गया जो कि कौन सा हो गया, 45 हो गया। मई 1998 में कितने जिले, 10 जिले बनाए गए, इनका गठन किया गया, जिसमें से महत्वपूर्ण है बरवानी है, शिवपुरी है, डिंडौरी है, कटनी है ना। RB दुबे समिति की अनुशंसा पर, समिति कौन सी थी, RB दुबे समिति थी। एक और समिति है सिंहदेव समिति। तो ये 2 समिति आपको याद रखना है। RB दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बनाए गए और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बनाए गए जून 1998 में। तो दोनों ही 1998 की घटना है जिसमें टोटल 16 जिले बनाए गए। और इस 45 में अगर आप 16 करेंगे तो आपका कितना होता है, 61। तो 61 जिले हो गए थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बात आती है वर्ष 2000 आता है 1998 के बाद, और 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे उनको अलग करके एक छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाता है। अब इस 61 में आपको 16 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 45। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब वर्ष 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 45 जिले बचे। अब 45 जिले तो बचे, अब दोबारा से फिर गठन होगा।
1 नवंबर 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश में की क्या स्थिति थी वो हम समझेंगे। आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? 45 जिले। और कितने संभाग थे? 9 संभाग। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? बुरहानपुर बनाया गया, अशोकनगर बनाया गया और अनूपपुर बनाया गया। बुरहानपुर खंडवा से अलग करके, अशोकनगर गुना से अलग करके और अनूपपुर शहडोल से अलग करके। तो ये कब बना? 15 अगस्त 2003 को। उसके बाद वर्ष 2008 आया जिसमें 2 जिले बनाए गए। 2 जिले कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। 17 मई को 2008 को अलीराजपुर बना और 24 मई 2008 को सिंगरौली बना। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया था और सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया था। फिर आता है वर्ष 2013 जिसमें कितने जिले बने? 1 जिला बना। 16 अगस्त 2013 कौन सा जिला था? आगरमालवा। ये अलग हुआ शाजापुर से। इसको हम अभी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2013 में आगरमालवा बनता है और वर्ष 2018 में फिर एक जिला बनता है जिसको हम बोलते हैं निवाड़ी। ये बनता है 1 अक्टूबर 2018 को। ये होता है अलग टीकमगढ़ से। और अभी वर्तमान में चल रहा है 2025 और 2 साल पहले 2023 में 3 जिले बने थे लेटेस्ट। आपको पता होगा, बहुत न्यूज में था। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बना रीवा से अलग होकर। 5 अक्टूबर 2023 को पांढुर्णा बना छिंदवाड़ा से अलग होकर। और 5 अक्टूबर 2023 को मैहर बना सतना से अलग होकर के। ये कौन से नंबर का जिला था? 55वां जिला था। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं। प्रश्न बनता है कि 55वां जिला कौन सा था? तो मैहर था। मऊगंज भी बना 2023 में, पांढुर्णा भी और मैहर भी, लेकिन अंतिम जिला कौन सा था? मैहर था। 2018 में आपका निवाड़ी बना था। 2013 में 16 अगस्त को आपका आगरमालवा बना था। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बना था। अब हम देखें कि हमारे 45 थे, एक बार काउंट कर लें तो 45 में 3 ऐड हुआ तो 48 हो गए, 2 ऐड हुआ तो 50 हो गए, फिर 1 ऐड हुआ तो 51, 1 ऐड हुआ तो 52 और फिर 3 ऐड हुए तो कितना हो गया? 55। अब हम आगे देखेंगे, मैप के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा, ये स्थिति जो है 2000 के बाद की है। 2000 के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2023 में 3 जिले, तो मऊगंज आपका रीवा से अलग होकर बना था, मैहर बना था आपका सतना से अलग होकर, और ये है पांढुर्णा जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना था। तो 2023 में आपके 3 हो गए। निवाड़ी आपका बना था 2018 में, ये आपका टीकमगढ़ है ना? टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी बना। उसके अलावा अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर जो ये ग्रीन कलर में है, ये आपका वर्ष 2003 में बना। वर्ष 2003 में ये कितने जिले थे बने? 3 जिले बने। और 2008 में आपका सिंगरौली बना और अलीराजपुर। अब अलीराजपुर ये झाबुआ से अलग हुआ था और सिंगरौली आपका सीधी से अलग हुआ था, तो ये बन गए। मैंने बताया था कि निवाड़ी बना था 2018 में, तो एक जिला हो गया निवाड़ी, एक हो गया आगरमालवा जो कि 2013 में बना था, ये हो गया। तो 2000 के बाद टोटल कितने बने? 10। और 2000 में 45 थे और 45 10 हो गए कितने? 55। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 55 जिले और 10 संभाग हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में संभाग का गठन कैसे हुआ था, है ना? तो 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, तो यहाँ इसमें 7 संभाग थे। 7 संभाग कौन कौन से थे? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। ये आपके 4 बड़े शहर हो गए। इसको आप ऐसे याद करेंगे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। आपको पता है मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर है। उसके अलावा रीवा, बिलासपुर और रायपुर। तो ये बिलासपुर रायपुर वर्तमान में तो कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बनता है आपका सागर संभाग 1975 में। फिर बनता है उज्जैन संभाग 1977 में। और 1980 में 2 संभाग बनते हैं, एक बनता है चंबल और एक बनता है होशंगाबाद। अब अगर 2000 के बाद इन 2 को निकाल दे, बिलासपुर को और रायपुर को निकाल दे, तो
5 यहाँ से बचेंगे आपके, ये कितने हो गए 5, एक हो जाएगा ये 6वां, ये एक हो गया 7वां, ये हो गया चंबल 8, होशंगाबाद हो गया 9। 1981-82 में बस्तर संभाग बना और 31 अक्टूबर जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, एक ये मैंने आपको बताया था कि रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, तो ये बिलासपुर बस्तर चलेगा, यहाँ से ये बस्तर, तो ये 3 चले जाते हैं कहाँ छत्तीसगढ़ में। तो हमारे कितने संभाग हो जाते हैं 9। 1 नवंबर 2009 को हमारे यहाँ कितने संभाग थे 9 संभाग थे और 2008 में आपका बनता है शहडोल संभाग। टोटल संभाग हो जाते हैं कितने 10। तो वर्तमान की स्थिति है ये, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक संभाग है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भोपाल 10। तो ये 10 संभाग है। 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। नर्मदापुरम संभाग ये है आपका नर्मदापुरम संभाग। तो 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम भी नर्मदापुरम शहर कर दिया गया। तो ये हमारे संभागों की स्थिति थी जिसको हम अभी समझ चुके हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश का एक एक पॉइंट आप इसमें से समझ सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, आप मध्य प्रदेश की संपूर्ण क्लासेस कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बने रहें ताकि FSO एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या हॉस्टल वार्डन, ताकि जिसकी हम स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।